हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर पीएसआर ऑप्शनल में प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर भी बहुत ही सेम प्रॉब्लम है कि सिलेबस बहुत सिमिलर है जीएस2 पेपर की तरह। जो जीएस2 में आईआर वाला सेक्शन है, वही आप देखोगे पीएसआर में काफी सिमिलर है। जैसे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर है, देन नॉन अलाइन मूवमेंट पर है, इंडिया साउथ एशिया है। तो आप सिलेबस के टॉपिक्स देखोगे तो इतने सिमिलर हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम पीएसआर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें और जीएस2 से ये कैसे अलग होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो जीएस2 जैसा आंसर लिखाते हैं पीएसआर में, जबकि आपको ऑप्शनल में थोड़ा सा ऑप्शनल स्पेसिफिक आंसर ही लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप जीएस2 जैसा आंसर लिख के आओगे तो आप ये बात समझ लेना कि नंबर भी फिर जीएस2 जैसे ही आएंगे। तो अभी पहला रोल तो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि सिलेबस में से आपने टॉपिक देखा। मान लो आपने पहला ही टॉपिक ले लेते हैं हम, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो सिलेबस देख के ये समझ में आता है ये टॉपिक्स हमारे आएंगे। दूसरा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी नोट्स से आप तैयारी कर रहे हो, आपने किसी और कोचिंग को भी ज्वाइन कर रखा है तो भी, या खुद से नोट्स बना रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। और पिछले 40 साल के अगर क्वेश्चंस हो आपके पास तो ज्यादा बेटर है। 5 साल के, 10 साल के करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही न्यू क्वेश्चंस माने जाते हैं। अभी थोड़े से आप पुराने क्वेश्चंस पर जाओगे, आपको असली चीजें समझ में आएंगी कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि आपको करंट अफेयर्स करके जाने पड़ेंगे पीएसआर के आईआर वाले सेक्शन के लिए, तो स्पेशली। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक मेजर रोल रहता है, पर यहाँ पर ना एक मिथ है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं अरे करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करके जाओ वगैरह, पुराने कोई क्वेश्चंस इतने ध्यान नहीं देता है, या फिर पुराने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाते हैं। सिमिलर टॉपिक्स है, जैसे अभी यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब यूक्रेन का क्वेश्चन ना, अभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो वॉर, यूक्रेन वॉर बहुत न्यू है क्वेश्चन, बट अभी से, आज से तो अभी नई नई वॉर तो नहीं चली है। टॉपिक तो बहुत पुराना ही है ना, बहुत पुराना ये इशू चलता आ रहा है। तो पहले भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फिर दोबारा से पूछ लिया। तो ऐसे ही अफगानिस्तान का इशू था, वो बहुत पुराने टाइम का चल रहा था, तालिबान और अफगानिस्तान वाला, और बहुत रिसेंट टाइम में भी आया। क्यों? क्योंकि टॉपिक इशू तो बहुत पुराना चल रहा है ना। तो जब जब वो इश्यूज अपडेट होते जाएंगे, वो टॉपिक आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो करंट अफेयर के टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, इसलिए मेजर रोल है। अब आपको क्या करना है कि थ्योरी पार्ट में करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है, उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से देख लो। अब जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर ही क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 में पूछा था। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स बता रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट का। 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेजर फीचर्स बताने हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। फिर 2022 में भी इस टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिमेन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आप देखो कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही 2018 में भी आईसीसीआर कैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर अब्रॉड में प्रमोट कर रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछा था। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था, 16 में पूछा था। तो आप टॉपिक्स देखोगे, आपको यहाँ से ना ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि सिलेबस तो हमने देख लिया है, बट इनमें से क्वेश्चंस क्या आएंगे, टॉपिक्स हमें प्रिपेयर क्या करके जाने हैं, वो आपको पीवाईक्यू से समझ में आ जाएगा। ये बुकलेट डाउनलोड करने के लिए आप synopsisize.com वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब मान लो आप खुद से नोट्स बना रहे हो, तो उसके लिए तो आप डेफिनेटली आईआर की बुक्स रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको मैं एक स्टैंडर्ड चीज बता देती हूँ। जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसका मान के चल लेते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल सा ये एग्जाम्पल पकड़ो कि जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनके लिए एक ये स्टैंडर्ड आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द आपको अपना आंसर प्रिपेयर करके चलना है। जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन दोगे, कोई भी टॉपिक आएगा उसमें आप डेफिनेशन बता सकते हो, उसका आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बताओगे, थीम ऑफ द क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करोगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो थीम आप एक्सप्लेन करोगे, और उसमें आपको मेक श्योर करना है जितने ज्यादा ज्यादा कीवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से, पीएसआर पर्सपेक्टिव से, पीएसआर के थ्योरी पार्ट वाला इंटरलिंकेज आपको यहाँ पर दिखाना है। तो जितने भी पीएसआर वाले कीवर्ड्स हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज करने की कोशिश करना। तो उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। वो क्वेश्चन ना फिर आपका जीएस2 जैसा क्वेश्चन नहीं लगता, फिर पीएसआर वाला क्वेश्चन वो वैसा
एकदम से वो आपका माइंड में यही जाता है कि अरे पीएसआर का क्वेश्चन है। अगर आप किसी नॉन पीएसआर वाले पर्सन को दिखाओ तो उसको कीवर्ड पढ़ के समझने की नीड पड़े आपसे कि आपने क्या लिखा है बेसिकली। जैसे कि मान लो अभी आपका यूएसए चाइना वाला क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप लिख सकते हो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। साथ में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो एकदम से जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके माइंड में ये सारी थ्योरीज आ सकती हैं। जैसे इंडिया यूएसए का क्वेश्चन आता है, वहां पर आप अलग अलग थ्योरीज यूज कर सकते हो, डिफेंस सेक्टर के लिए यूज कर सकते हो। मतलब अलग अलग थ्योरीज आपको यूज करनी चाहिए, उससे आपका आंसर काफी अच्छे लेवल पे चला जाता है। जैसे कि मान लो अभी आप इंडिया यूएसए की ही बात करो तो आप स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कॉपरेशन वहां पर बता सकते हो, न्यूक्लियर कॉपरेशन भी बता सकते हो, 2005 का इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी बता सकते हो, है ना। और यहाँ पर आप बता सकते हो लेमोआ के बारे में बता लो डिफेंस पार्टनरशिप्स में। तो आपको क्या करना है बेसिकली डिवाइड करना है। आपका एक आंसर रहेगा ये वाला जो पार्ट है नंबर 3 पॉइंट थीम ऑफ द क्वेश्चन, इसमें आप अलग अलग चीजें डिवाइड करो। मान लो इंडिया यूएसए का क्वेश्चन आता है, उसमें आपने ठीक है इंट्रोडक्शन दे दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, उसके बाद बताओ आपके स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या है, डिफेंस पार्टनरशिप क्या है। इसमें आप ये सब ऐड कर दो कि आपने लेमोआ ऐड किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, एंड देन आप कॉमकासा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी वाले इश्यूज ऐड कर सकते हो। इकोनॉमिक टर्म्स में भी आप इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज के ऐड कर सकते हो, कुछ वहां पर बता सकते हो। डिप्लोमेटिक कल्चरल टाइज यहाँ पर आप बता सकते हो। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में मेंशन करो, इंडिया यूएसए स्ट्रैटेजिक डायलॉग के बारे में यहाँ पर मेंशन करो। कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स भी दे सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा इंटरलिंकेज कर सकते हो, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली आइडेंटिटीज, नॉर्म्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी डिस्कोर्स है उसके रोल पर फोकस करता है। तो जितने भी इवॉल्विंग परसेप्शंस आते हैं, या फिर मान लो अभी इंडिया और यूएसए का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो उनका जो रिकॉग्निशन है एज स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, वो कैसे उनकी इंटरेक्शन और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर देता है, ये सब चीजें आ जाती है कंस्ट्रक्टिविज्म में। ओके, तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ से आप इस टॉपिक से लिंक कर सकते हो। इंडिया यूएसए की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देन आप और कुछ टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स आप यहाँ पर इंक्लूड करके चलोगे, आपका आंसर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज अगर हो तो वो आप पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर मेंशन कर दो। केस स्टडीज कुछ अच्छी मेंशन करके दो। देन इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस बताओ, उसका क्रिटिसिज्म बताओ, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताओ। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में बेसिकली जितना भी करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि कुछ अगर स्टैटिक टॉपिक्स हैं आपके, जैसे अगर इंडिया यूएसए के ही बारे में पूछा जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। देन कंक्लूजन, तो कुछ कॉमन चीजें आपको प्रिपेयर करके यहाँ पर जानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यूएस से चाइना वाला टॉपिक बताया, तो उसमें भी आप ये चीजें प्रिपेयर करके जा सकते हो। चाइना का मान लो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। चाइना के क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लो चाइना का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप कुछ अच्छे कीवर्ड्स यूज करो। अभी तो हमने इंडिया यूएसए का बताया, यूएसए चाइना का बताया कि आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, बट प्रॉपर अगर चाइना का क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर यूज करो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, ये यूज करो, है ना। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यूज कर सकते हो। और आपको पता है कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। ये आपका टॉपिक है यूनिट 7 का, राइज ऑफ सुपर पावर्स वाला टॉपिक आएगा। इसके अंडर क्वेश्चन आप देखो 1992 का एक क्वेश्चन है, जिसमें ऑलरेडी चाइना का मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैक्स अमेरिकाना पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे ट्रम्प्स अमेरिकाज फर्स्ट एंजीज चाइनीज ड्रीम पर 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके लिए आपको पहले से कुछ अच्छे कीवर्ड्स प्रिपेयर करके चले जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहीं पर ही सोचोगे, वहीं पर ही प्रिपेयर करो। ऑलरेडी आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप आंसर प्रिपेयर करके ही जाते हो। वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचोगे, आंसर बनाओगे, थ्योरी पार्ट को लिंक करोगे और फिर लिखोगे। नहीं, आंसर पहले से ही प्रिपेयर्ड होने चाहिए आपके। मैक्सिमम मेजोरिटी लोग अगर अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं,
अगर कोई आंसर नहीं आता तो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंडो चाइना का टॉपिक हो गया, सिर्फ चाइना का टॉपिक हो गया, सिर्फ यूएसए का टॉपिक हो गया। तो इन सब के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अपने पास पहले से ही रेडी रखो, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एटलीस्ट आपको वहां पर ये सोचना नहीं पड़ रहा कि अभी क्या लिखना है। ठीक है, जैसे यूएसए का क्वेश्चन है, ये चाइना क्वेश्चन आ, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, कॉमन इंट्रोडक्शन पहले से ही रेडी होना चाहिए। तो जाके आपको वहां पर अच्छा सा आप एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोगे। कुछ कीवर्ड्स आपके अच्छे से पहले से रेडी होने चाहिए इस तरीके के टॉपिक्स के लिए, आईआर के टॉपिक्स के लिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कंट्री का किसी के साथ भी लिंकेज आता है, तो वो सारे कीवर्ड्स जो मैंने आपको अलग अलग थ्योरीज बताई वो आपके पहले से रेडी रहने चाहिए, वहां पर आपको लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर बताया ना, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पर आप बताओ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मेंशन कर सकते हो। देन 5 फिंगर पॉलिसी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। देन चेकबुक डिप्लोमेसी मेंशन कर दो, है ना। इतनी सारी चीजें हैं मेंशन करने के लिए। तो ये क्या है, ये आपके कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। आईआर की बुक्स में आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, एंड में बात करेंगे इसकी। अब बुक्स की मैं बात एक तो मैं बता दूं आपको एंड में क्यों करने को कह रही हूँ। देखो, किताबें तो आप रेफर कर ही सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआर के लिए किताबें नहीं मिलती हैं, बट रियल में अगर आप देखो तो सिर्फ 3 महीने का ही टाइम रहता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक्स उठाकर पढ़ो, इसलिए कोचिंग्स आपके लिए वही काम करके देती है, आपका टाइम बचाती है बेसिकली। उससे ज्यादा कोचिंग्स का कोई रोल नहीं होता। जो चीज आपकी 1 साल में आप करोगे वो कोचिंग्स आपको 3 महीने में करके देती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोचिंग्स अगर मान लो आपकी पीवाईक्यूज ही कवर नहीं करा रही, ठीक है, आपके अगर पीवाईक्यूज आपके नोट्स में नहीं है, तो फिर उस कोचिंग का फायदा ही क्या है, जब यूपीएससी पूछ ही रहा है उन्हीं टॉपिक्स में से और वही टॉपिक्स ही कवर्ड नहीं है, उस कोचिंग का कोई फायदा नहीं होता। सिलेबस नहीं कवर हो रहा आपका पूरा, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वो एक कंसर्न की बात हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है पीएसआर में जो आप खुद नहीं कर सकते, आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो, अभी टाइम है आपके पास, तो आपको खुद से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बट अभी 3 महीने का ही टाइम है, तो उसमें कहाँ से आप किताबें उठा के पढ़ोगे। आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो और अपना काम आगे बढ़ाओ। जो भी कोचिंग ज्वाइन की हुई है, रिविजन वर्क आपका सॉलिड होना चाहिए। रिविजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आप अच्छे से कर जाओ, आपका मामला बिल्कुल सेट है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। अब इसको मान लो आपको अटेम्प्ट करना है, तो मैंने आपको ये कॉमन स्ट्रक्चर बता दिया था, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, कि बता सकते हो आप फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, ये फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, बाकी नेशंस के साथ डील करते हो जब आप, उसके रिलेशन में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी किसी भी स्टेट की जो भी आपके एक्शंस हो रहे हैं उससे शेप हो जाती है। ठीक है, तो मेजर पावर्स के डिसीजंस, उनकी पॉलिसीज भी फॉरेन पॉलिसी से काफी हद तक शेप होती है। फिर आप बताओगे उसका जो भी डिटर्मिनेंट्स है उसका ओवरव्यू दोगे। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स आप बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके का पूछा हुआ है। सिग्निफिकेंस बताओगे आप एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स की, वो सब चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप बताओ एवोल्यूशन कैसे हुआ फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस का, जिसमें आप अगेन उसको डिवाइड कर दोगे कि आपने अर्ली थ्योरीज बता दी, प्रैक्टिसेस बता दी, फिर आपने बता दिया कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था 20वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में कैसा था फिर। ठीक है, रोल बताओगे एक्सटर्नल फैक्टर्स का, हिस्टोरिकली क्या रोल रहा था, जैसे रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया विद टाइम फॉरेन पॉलिसीज को शेप करने के लिए। फिर आप यहाँ पर थीम ऑफ द क्वेश्चन पर आओगे। थीम क्या पूछी हुई थी, कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स बताने आपको फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, वही आपका थीम है। उसी में ही आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स आप बात कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बात करो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, एक्सप्लेन करो। मैंने आपको बताया था पहले वाले सीरीज में भी, मैंने यही बताया था लेक्चर में, कि जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है, आपका आंसर बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा याद करने की नीड नहीं पड़ती, आपको पार्ट्स याद होते हैं। अब उसी के इर्द गिर्द आप अपना कंटेंट
लिखते हो। कंटेंट आपने पढ़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में इतना होता है कि हमने पढ़ा है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, आप जैसे मान लो आपने, आपको इतना कीवर्ड पता है, आप जियो पॉलिटिकल फैक्टर को भी और फर्दर डिवाइड कर लो, ज्योग्राफी के हिसाब से, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के हिसाब से। यहाँ पर आप बताओ आपका प्रॉक्सिमिटी टू अलाइज क्या है एंड एडवर्सरीज क्या है, तो वो सारी चीजें आप बताओगे। फिर आप इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप ट्रेड रिलेशनशिप्स बता सकते हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज बता सकते हो। देन आप ग्लोबल मार्केट्स में क्या रोल रहता है इनका वो बताओगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के रोल बता सकते हो। देन आप मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स पर बात करो। यहाँ पर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स तो ये भी है कि बैलेंस ऑफ पावर बताओगे, बीओपी, ठीक है ना। देन आप मिलिट्री अलायंसेस बता सकते हो। देन बताओ सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से हैं, डिफेंस स्ट्रेटजीज कौन सी यूज करनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इनका रोल जरूर बताना, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस कैसा किया है यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में आप लिखो। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं कुछ, जैसे कि हमारे केस में तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, एशियान है, ईयू है, देन एयू है, ये सारे आपके आ जाएंगे। देन आप बता सकते हो कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बता सकते हो आप। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आपका आएगा बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी आ जाएगी। देन आप बता सकते हो आप डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एंड ट्रीटीज कौन कौन सी हुई है वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, जहां पर आप बताओगे ग्लोबल पॉलिटिकल ट्रेंड्स कौन से हैं एंड आइडियोलॉजीज, यहाँ पर आप कुछ मेंशन करो। देन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में आप यहाँ पर बताओ एंड क्राइसिस बताओ कौन कौन से हुए थे। टेक एक अलग सेक्टर आ जाता है जो कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है, टेक हो गया, इंफॉर्मेशनल फैक्टर्स बेसिकली, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। जैसे कि आप बताओ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे आज के टाइम पे हो रही हैं, उसका फॉरेन पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आईटी का आप बताओगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का रोल बता दोगे। देन कुछ ट्रांसनेशनल इश्यूज भी रहते हैं जिनका बहुत मेजर रोल रहता है, उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे ग्लोबल चैलेंजेस आ जाते हैं, मान लो क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, पेंडेमिक आ गया, ये सारे आपके ट्रांसनेशनल इश्यूज हो जाते हैं। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल रहता है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि उनका क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, देन एनजीओज है, इन सब का क्या रोल रहेगा। फिर आप आ जाओ अभी थियोरेटिकल इसके फ्रेमवर्क पे, जो ऑल्टरनेटिव अगर कोई थ्योरीज है वो मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर रियलिज्म के बारे में मेंशन कर सकते हो, लिबरलिज्म के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, ठीक है, मार्क्सिज्म है, वो आप सब बता सकते हो। जैसे रियलिज्म में बताओ कि पावर सिक्योरिटी पर फोकस बताओ, एक्सटर्नल थ्रेट्स बताओ, पावर डायनेमिक्स है, लिबरलिज्म में इंटरनेशनल कॉपरेशन इंस्टीट्यूशंस, कंस्ट्रक्टिविज्म में आप कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स आइडेंटिटीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जो ग्लोबल कल्चर है उसका क्या रोल रहता है। मार्क्सिज्म में तो वही आप ग्लोबल कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म के रोल के ऊपर बात करोगे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटीज, ये सब बात कर सकते हो। अब आती है आपकी केस स्टडीज। केस स्टडीज में बताओ, यूएसए का एग्जांपल दो, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस कैसे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलायंसेस का क्या रोल है। चाइना के बारे में आप केस स्टडी बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स क्या रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का आप एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो। कुछ और डेवलपिंग नेशंस हैं उनका आप बता सकते हो कि उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज उनकी रहती है, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, इंटरनेशनल एड उनको चाहिए होता है, रिलेशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, ग्लोबल प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर भी, ये सब चीजें। इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस इसका क्या है, ग्लोबल ऑर्डर पे इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, डोमेस्टिक पॉलिसीज पर इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, तो दोनों के टर्म्स में आप बात करोगे, ग्लोबली डोमेस्टिक दोनों के टर्म्स में। देन इसको आप क्रिटिसिज्म बताओगे कि ओवर एम्फेसिस जब किया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का तो उसका परिणाम क्या रहता है, ठीक है। देन एथिकल मॉरल कंसर्न्स भी इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो उनके बारे में आप बता सकते हो। ग्लोबल जस्टिस के डिसीजन, इक्विटी में प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो बता सकते हो। कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स आप एक्सप्लेन करना चाहो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका एप्लीकेबिलिटी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर, कि मॉडर्न स्टेट्स के लिए कैसे ये रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, मेजर पावर स्मॉलर स्टेट्स के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस कौन से आते हैं, करंट इश्यूज से अडेप्टेशन कैसे होगा, जैसे साइबर सिक्योरिटी, अभी माइग्रेशन का इशू चलता है, क्लाइमेट चेंज है, तो उन सारी पॉलिसीज पर क्या इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस पड़ता है फॉरेन पॉलिसी का, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स का। देन
कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आप यहाँ पर बात करोगे ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस कैसा है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिप्लोमेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अडेप्टेशन एवोल्यूशन के बारे में आप बताओगे कैसे एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स इवॉल्व कर रहे हैं ग्लोबल चेंजेस के साथ, एंड देन उसका न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इंटीग्रेशन और प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ इंटीग्रेशन आप बताओगे, एंड देन फाइनली आप इसको कंक्लूड करोगे। तो ये आपका एक बहुत अच्छा आंसर बन जाता है अगर इस तरीके से आप चलते हो कि आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसमें एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपने उसके ऊपर इतना अच्छे से आंसर किया है। सिंस ये एक 20 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए आपने इतनी डिटेल में इसको आंसर किया। अगर ये छोटा क्वेश्चन होता तो मान लो अभी 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो 10 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें सिर्फ बॉडी काम करती है, कंटेंट पर सीधा मुद्दे पर आओ उसमें वो काम किया जाता है। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ठीक है थोड़ा बहुत लिख दो, उस पर ज्यादा फोकस मत करना, इस पर काम करना, बॉडी पर जो कंटेंट रहेगा ना, मेन कीवर्ड रहेगा उस पर काम करना, क्योंकि बहुत ही छोटा आंसर लिखना होता है तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आपका ये टॉपिक है। और अगेन इसमें भी वही सेम चीज है, अगर कोई आपसे जैसे अगर मान लो एक इशू ये आता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, जैसे कि मान लो अभी पेपर 2 है ये, तो पेपर 2 के 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए जो कि बिल्कुल पीएसआर का थ्योरी वाला पार्ट है, और सेक्शन बी जो कि आपका आईआर वाला पार्ट है, विच इज वेरी सिमिलर टू GS2 मेंस। तो ट्राई ये करना ज्यादा क्वेश्चंस इससे अटेम्प्ट करना, इससे कम अटेम्प्ट करना। बाकी तो देखो अभी आपको क्वेश्चन आता कौन सा है वो मैटर करता है, बट 2 क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर लेना, एक क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर लेना, इस रेशो में चलना, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है सेक्शन ए में अपनी पीएसआर की नॉलेज दिखाने का, तो इसमें नंबर ज्यादा मिलते हैं। बी में मौका कम मिलता है क्योंकि वो GS2 से काफी सिमिलर हो जाते हैं इश्यूज भी, और जो टॉपिक्स रहते हैं, आंसर्स रहते हैं, काफी सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको GS2 मेंस वाले ही नंबर मिल जाए। पर अगर आप ये सेक्शन ए में से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो तो आपको PSR ऑप्शनल वाले नंबर मिलते हैं, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और आपको भी पता है अगर अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं आपका, बेसिकली स्कोर बढ़ाने के लिए ये अच्छा एक पर्सपेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से प्रिपेयर करते हो रैंक अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। मेंस के पेपर आपके जैसे हुए हैं उस पर डिपेंडेंसी फिर थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ऑप्शनल में आपका स्कोर अच्छा हो गया, तो वो आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। बाकी अगर और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आईआर की कुछ बुक्स अगर आपको जाननी हो कि कौन कौन सी बुक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैंने ऑल्दो हर एक टॉपिक पर आप प्लेलिस्ट में जाना यूट्यूब पर, वहां की प्लेलिस्ट आप देख लेना, मैंने हर एक टॉपिक पर ये गाइडेंस बनाई हुई है कि आप क्या प्रिपेयर करो। जैसे कि अभी मान लो आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसके डिटर्मिनेंट्स वगैरह ये सब पूछा हुआ है, इसमें राजीव सिकरी की किताब आती है चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी करके, रीथिंकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी करके एक किताब आती है, सुमित गांगुली की किताब आती है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये आप कर सकते हो। नॉन अलाइन मूवमेंट पर आप सुनील खिलनानी की एक किताब आती है नॉन अलाइनमेंट 2.0 करके एक बुक थी, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक किताब पढ़ी जाती थी प्रिया चैको की, ये किताब थी इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर रेफर कर सकते हो। देन ये सारे जो टॉपिक है ना इंडिया और साउथ एशिया वाले, इसमें आप रमेश चंद्र दास की किताब रेफर कर सकते हो सार्क पर, उन्होंने काफी अच्छा लिखा है सार्क के, साउथ एशिया के ऊपर काफी सारे आपको ये इन सब चीजों के लिए आपको कुछ मैगजीन्स अगर आती हैं वो आपको रेफर करनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आता था, वो आप रेफर कर सकते हो। तो ये सारे कुछ वैसे टॉपिक्स हैं। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, अगर टाइम है तो रेफर करना, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा सा एंड के टाइम पर रख सकते हो, ठीक है। एक ये वाला टॉपिक भी है USA, ये लास्ट वाला टॉपिक है ना यूनिट 8 वाला, ये आप इसके लिए एक हर्ष बी पंत की किताब आती है इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन मोदी एरा, ये किताब आप एक बार रेफर करके जरूर देखना, ठीक है। तो ये आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा, नया मटेरियल मिलेगा इससे, ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चन पर आप रेफर करना, अ, भरत कर्नाड की एक किताब आती है, भरत कर्नाड, ये रेफर करना आप, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको कंटेंट चाहिए ना ये किताबों से आपको मिल जाएगा, बट
कम टाइम है, अपना रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, पीवाईक्यूज पहले करना। पीवाईक्यूज पहले करना, टेस्ट सीरीज बाद में चाहे लगा लेना, पीवाईक्यूज को टेस्ट सीरीज के तरह कर करके देखना, वही आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। प्लीज प्लीज रैंडम टेस्ट सीरीज लगाना बंद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करो।